हेलो दोस्तों, मेरा नाम अमन कुमार और आप देख रहे हैं लाइट एजुकेशन। तो आज हम जानेंगे कि पुनः जो जल है वो महासागरों में कैसे आता है। इसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। तो अगर आप इस वीडियो में नए हैं तो मैं आपको बता देता हूँ कि इससे पूर्व जो है टॉपिक जैसे कि जल क्या है, जल की पूर्ति कैसे होता है, उसके बाद जल चक्र क्या है, बादल कैसे बनते हैं, वाष्प के रूप में कैसे जाते हैं, पुनः पानी कैसे गिरता है, उसके बारे में हमने चर्चा कर लिया है पिछले वीडियो में। तो आपसे अनुरोध है कि आप अगर नए हैं तो इससे पहले आप उस वीडियो को देखें, उसके बाद ही इसको देखें ताकि आपको पूरा अच्छा से समझ में आए। चलिए, जो आज का टॉपिक है उसको हम पढ़ते हैं। तो देखिए, यहाँ पहला जो टॉपिक है वो लिखा है कि ये जो जल है वो पुनः महासागर की ओर कैसे जाता है, इसके बारे में हम जानेंगे। तो देखिए, यहाँ पर सबसे पहला जो लाइन है कि वर्षा तथा हिम के रूप में पृथ्वी के विभिन्न भागों में आए जल का क्या होता है। जो वर्षा होती है, तो वर्षा जब होती है तो जो जल गिरता है या फिर बर्फ़ गिरता है तो उसका होता क्या है, ये पूछा है। उसके बाद आगे देखिए, यहाँ पर लिखा है कि प्राय समस्त भूपृष्ठ महासागरों के तल से ऊंचे होते हैं। यस, जैसे कि जहाँ पहाड़ी एरिया है उसका जो तल है वो समुद्र के तल से ऊंचा होगा, पहाड़ का जो ऊंचा होगा। उसके बाद है बहुत सारे ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पठारी क्षेत्र हैं, वहाँ का जो तल है वो महासागर के तल से ऊंचा होता है। इसके बाद आगे देखिए कि वर्षा तथा हिम के रूप में भूमि पर गिरा अधिकांश जल अंततः महासागर में चला जाता है। जो पानी जो गिरता है वो नली के सहारे, नदी के सहारे या फिर किसी भी प्रकार से वो बहता हुआ कहाँ चला जाता है, अंततः वो महासागर में चला जाता है। उसके बाद लिखा है कि यह विभिन्न ढंगों से होता है, या फिर इसका जो जाने का जो तरीका है वो अलग अलग प्रकार से हो सकता है। जैसे देखिए कि पर्वतों पर हिम पिघल कर जल बन जाता है। हाँ, जब जब जो ये बर्फ़ है वो उस पर जब धूप पड़ता है तो वो धीरे धीरे पिघल कर वो जल बन जाता है। उसके बाद यह जल पहाड़ों से झरना तथा नदियों के रूप में नीचे गिरता है। तब यह जो जल है वो पिघलने के बाद पहाड़ों से तथा झरना से ये दोनों जो जल और झरना और पहाड़ों से ये जो गिरता है तो वो नदी के सहारे और झरना के सहारे वो कहाँ चला जाता है, वो नीचे गिरता है। और नीचे गिरने के बाद आगे देखिए लिखा है कि कुछ जल जो है, देखिए यहाँ पर देखिए, कुछ जल जो वर्षा के रूप में भूमि पर गिरता है वह भी नदियाँ और झरनों के रूप में बह जाता है। जो जल जो वर्षा होती है तो वो भी जो है वो भी जल जो है वो नदियों के सहारे और झरनों के सहारे बह जाता है। अधिकांश नदियाँ भूमि पर लंबी दूरी तय करती है, और जो अधिकांश नदी है वो जो भूमि पर है, स्थल पर है, वो अधिक लंबी दूरी तय करती है और अंततः किसी समुद्र या महासागर में गिर जाती है। जब यह लंबी दूरी तय करता है तो अंत में यह जो नदी है वो किसी बड़े समुद्र या महासागर से जुड़ी होती है, जहाँ के अंत में वो जाके गिर जाती है। इसके बाद देखिए लिखा है कि तथापि कुछ नदियाँ का जल जो है वो झीलों में बह जाता है, और कुछ नदी का जो जल है वो कहाँ बह जाता है, वो झील में बह जाता है। उसके बाद यहाँ पर देखिए लिखा है कि वर्षा का जल भी झीलों तथा तालाबों को भर देता है। क्या करता है, जो वर्षा का जल है वो झीलों और तथा तालाबों ये दोनों को भर देता है, और वर्षा के जल का कुछ भाग भूमि पर सोख लिया जाता है। मतलब कि कुछ भाग जो है वो धरती भी सोख लेती है, और जो अधिकांश भाग है वो क्या करता है, वो झील जो है वो तालाबों और झीलों में भर जाता है, जो पानी गिरता है वर्षा जो होती है उससे। आगे देखिए, आगे लिखा गया है इसमें देखिए यहाँ पर कि मृदा में विलुप्त हो जाता है। जो जल है वो धीरे धीरे नीचे जो धरती है वो सोख लेती है, तो क्या हो जाता है, वो जो है वो मृदा में वो विलुप्त हो जाती है। देखिए यहाँ पर मृदा में विलुप्त होता प्रतीत होता है। इसमें आगे देखें, इसमें आगे लिखा गया है कि इस जल का कुछ भाग वाष्पन तथा वाष्पोत्सर्जन हो जाता है। जो इसका जो कुछ भाग है वो तो कुछ सूख जाता है, कोई वाष्प हो जाता है, और कुछ जो इसका भाग है वो क्या हो जाता है,
वो कुछ भाग जो इसका सो वो वाष्पन हो जाता है, वाष्पोत्सर्जन हो जाता है। अब आगे इधर देखिए, आगे का टोपी लिखा है यहाँ पर, आगे का जो लाइन है इसको मैं आपको बता देता हूँ कि ये देखिए यहाँ लिखा है कि वापस वायु में चला जाता है। जो ये वाष्प जो बनता है वो क्या होता है, धीरे धीरे वायु में चला जाता है और शेष जल धीरे धीरे भूमि पर नीचे रिश्ता रहता है, और जो कुछ बचा जो रहता है जो वो जल वो धीरे धीरे रिश्ते रिश्ते वो धरती में समा जाता है। इस जल का अधिकांश भाग जो है हमें भौम जल के रूप में उपलब्ध हो जाता है। इसका जो अधिकांश जो जल है वो हमें किस रूप में हो जाता है, वो भौम जल के रूप में उपलब्ध हो जाता है। जैसे कि जब हम लोग कुआं खोदते हैं तो उससे जो पानी निकलता है तो वो वही जो है वो कैसे कैसे फॉर्म में है, वो है सो भौम जल के फॉर्म में है। ये भौम जल के फॉर्म में, भौम जल का मतलब आपको हम बता देते हैं कि जैसे देखिए कोई हम लोग बोरिंग कराते हैं जिससे चापाकल बैठाना होता है, चापाकल जो होता है उसके बाद हम लोग जब कुआं खोदते हैं तो कुआं में जो पानी आता है वो सब जो है वो क्या है, वो है सो भौम जल का ही एक भाग है, भौम जल से ही होता है। इसके बाद देखिए कि कुआं का भरण भौम जल से ही होता है। अभी हमने आपको बताया कि जो भौम जल है वो कुआं फिर चापाकल या फिर जिससे हमें खोदने के बाद उससे पानी प्राप्त होता है। जैसे नदी जब सूख जाता है तो उसको पुनः हम लोग जब खुदाई करते हैं तो उसमें भी हमको पानी मिलता है। तो वो सब क्या है, वो भौम जल का ही है प्रकार। उसके बाद देखिए यहाँ पर लिखा है कि इस प्रकार कुछ झीलों के जल का स्रोत भी भौम जल से ही होता है। मतलब कि कई ऐसा जगह है जहाँ पर जो जल है वो भी भौम जल से ही हमें प्राप्त होता है। आगे यहाँ देखिए, हमने आपको पहले भी बताया था कि जो हैंडपम्प है जिसे चापाकल बोलते हैं, नलकूप भी बोलते हैं, से सींचा गया जल जो खेत में हम लोग जिससे सिंचाई करते हैं, जैसे चापाकल की जो बोरिंग है उसे आजकल खेती में भी उसका प्रयोग होने लगा है काफ़ी हद तक। तो उसका जो प्रयोग भी है ना, उस सींचने के लिए जो करते हैं वो सोखता है। वो क्या, वो धीरे धीरे जो है सो धरती में वो सोख जाता है। तो वो जब हम उसे खुदाई करते हैं तो वो हमें क्या मिलता है, वो हमें भौम जल के रूप में मिलता है। भौम जल के रूप में ही देखिए यहाँ भौम जल के रूप में भौम जल से ही आता है। लिखिए यहाँ पर आगे लिखा है कि जिन क्षेत्रों में अधिक हैंडपंप या नलकूप प्रयोग होते हैं वहाँ पर भौम जल प्राप्त करने के लिए हमें गहरी खुदाई करनी पड़ती है। मतलब कि जहाँ पर अधिक भौम जल की जो, जैसे कि जहाँ पर अधिक हैंडपंप नलकूप का जो प्रयोग हो रहा है, जहाँ पर अधिक बोरिंगें हो रही है, जहाँ जनसंख्या ज़्यादा है, जहाँ पर पानी का ज़्यादा यूज हो रहा है, तो जाहिर सी बात है कि वहाँ खुदाई भी ज़्यादा होगी। तो इसके लिए हमें वहाँ पर जो है वो जो खुदाई जो करना पड़ता है, जैसे कि कुआं का या फिर नलकूप के लिए, बोरिंग के लिए, तो वो जो खुदाई है वो गहरी करनी पड़ रही है। देखिए यहाँ पर लिखा गया है कि यह खुदाई ही गहरी करनी पड़ती है। उसके बाद देखिए यहाँ लिखा है कि ये अति उपयोग के कारण भौम जल का स्तर भी क्षति चिंता का विषय है। लिखा है कि अति जो भौम जल का जो उपयोग है वो जनसंख्या बढ़ने के कारण जो इसका जो उपयोग है वो धीरे धीरे बढ़ गया। तो बढ़ने के कारण जो इसका क्षति है वो क्या हो गया, वो चिंता का विषय बन गया है। इसके बाद देखिए यहाँ लिखा है कि पहली एक चिंता को आपसे बांटना चाहती है। एक पहेली है जो चिंता है वो आपसे क्या करनी चाहती है, वो बांटना चाहती है। लिखा है कि उन क्षेत्रों में जहाँ भूमि पर वनस्पति बहुत कम है, जैसे कि रेगिस्तान वाली जो भाग है वहाँ पर जो वनस्पति है वो कम है तो वहाँ जो है जो आदमी लोग, तो वहाँ पर रेगिस्तान में जब वहाँ वनस्पति नहीं रहेगा तो वहाँ का जो पानी का जो लेयर है वो भी कम रहेगा। तो वहाँ पर जो जीवन के लिए, जो जीवन यापन करने के लिए, तो वहाँ पर जो हमें क्या चाहिए, तो हमें सबसे महत्वपूर्ण जल होता है। तो जल नहीं मिलेगा तो वहाँ पर जनसंख्या भी कम होगा। तो यहाँ पर देखिए आगे लिखा है कि यह बिल्कुल ही नहीं है, जैसे कि जनसंख्या है लेकिन थोड़ा बहुत है, मतलब कि ना के बराबर है रेगिस्तान वाले क्षेत्र में जहाँ वनस्पति ही कम है, वहाँ पर।
उसके बाद आगे देखिए कि वहाँ वर्षा का जल शीघ्र बह जाता है। जैसे देखिए जहाँ पर वनस्पति नहीं है तो वनस्पति क्या करता है, जब पानी जब गिरता है तो वो अपने जड़ के सहायता से जो सोखता है तो वो क्या होता है, वो भौम जल के सहायता से वो नीचे जाता है, जड़ के सहायता से वो भौम जल में संग्रहित हो जाता है। तो जब वहाँ पेड़ पौधा ही नहीं रहेगा तो जो जल है वो जल्दी जल्दी बह जाएगा, शीघ्र ही बह जाएगा। तो आगे देखिए इसमें लिखा है कि बहुत से ऐसे भी क्षेत्र हैं जहाँ पर अधिकांश ज़मीन कंक्रीट से ढकी होती है। लिखा है कि वहाँ अधिकांश ऐसी ज़मीन है जहाँ पर जो ज़मीन है वो कंक्रीट से ढका होता है। देखिए कंक्रीट तो पक्का हमें मकान दे रहा है, सड़क दे रहा है, लेकिन जो जल का जो वर्षा के रूप में जो होता है तो उसमें में जो वर्षा इस पर जो पड़ता है तो जो वर्षा है वो धरती में नहीं जाता है, वो सीधा सीधी बह कर नाली उली के सहारे वो सीधा नदी होते हुए महासागर में या समुद्र में चल जाता है। लेकिन उससे जो हमें जो जल है वो भौम जल में नहीं जा पाता है, जिससे जो खुदाई करने पर जो उसका जो भौम जल का जो लेयर है वो कम होता जा रहा है। आगे देखिए लिखा है कि ऐसी भूमि में जल का रिसाव बहुत कम होता है। जब कंक्रीट का जो वो जब हम लोग रोड बनाते हैं या फिर छत बनाते हैं जिससे जो पानी है वो तेज़ी से बहता हुआ नदी नाले के सहारे चल जाता है, तो उससे जो रिसाव है वो नहीं हो पाता है, बहुत कम होता है। आगे देखिए यहाँ पर लिखा है कि जिससे अंततः भौम जल की उपलब्धता प्रभावित हो जाती है। हमने आपको बताया कि उससे जो भौम जल है वहाँ पर तक जल जो नहीं जा पाती है, जिससे हमें परेशानी होती है। खुदाई करने के बाद हमें अधिक गहरी खुदाई करना पड़ता है, कहीं कहीं तो खुदाई करने के बाद पानी का जो अंश है वो बहुत कम मिलता है, ना के बराबर वहाँ का जो पृष्ठ है उसमें भौम जल की उपलब्धता कम हो जाती है। आगे देखिए आगे यहाँ लिखा गया है कि वर्षा का जो बहता जल है वो अपने साथ मृदा के ऊपरी पृष्ठ को भी बहा ले जाती है। और जब जो बहाव हम लोग का जो पानी जो नाली के किनारे से जाता है, नदी के किनारे जाता है, तो आप लोग देखे होंगे कि जो साथ में जो देखेगा कि वो कुछ जो मृदा है उसको भी साथ में वो बहा कर ले जाता है। इसका कारण यही है कि जब जो पानी का जब बहाव तेज़ होता है, पृथ्वी जब उसको सोख नहीं पाती है तो वो साथ में जो मृदा का जो कटाव है वो तेज़ी से करता है, और इसी का कारण है कि वो अपने साथ मृदा को बहा कर ले जाता है। आगे देखिए आगे यहाँ पर लिखा गया है कि अब हम क्या जानते हैं उसके बारे में देखिए। लिखा है कि भूमि की सतह पर वर्षा रूपी जल ओला तथा हिम के रूप में महासागरों में वापस पहुँच जाता है। अब देखिए कि जैसे भी हो, लेकिन जब पानी का जो अंतिम जो लेयर है वो अंतिम जो वर्षा का जो अंतिम रूप है वो हमें कहाँ मिलता है, वो हमको जो है सो वर्षा वो जो महासागर में मिलता है, क्योंकि ये नदी नाले के सहारे झरना के सहारे वो अंततः कहाँ पहुँच जाता है, वो महासागर में पहुँच जाता है। इस प्रकार जल पृथ्वी की ऊपरी सतह से जलवाष्प के रूप में वायु में चला जाता है। और हमने आपको पहले ही जल चक्र में आपको बताया था कि जो जल है वो कहाँ चल जाता है, वो जल वाष्प के रूप में वायु में जाता है। वायु में जाने के बाद वो धीरे धीरे ठंडा होता है, और ठंडा होने के बाद वो धीरे धीरे बादल का रूप बन जाता है। फिर जब पानी का जो वाष्प है वो ठंडा होने के बाद जब उसका वेट बढ़ जाता है तो वो गिरने लगता है। वो आपने पहले ही वीडियो में बता दिए हैं जल चक्र के बारे में, तो अगर आप ये जानना चाहते हैं तो उसको पहले जाकर देख लें। उसके बाद यहाँ देखिए यहाँ लिखा गया कि जो वायु में जब जाता है जल वाष्प तो वर्षा ओला तथा हिम के रूप में वापस लौटता है। फिर वापस जब भी जाएगा तो फिर वही प्रक्रम होगा जल चक्र वाला, हाँ, तो फिर ये वापस लौटता है और यही प्रक्रिया चलता रहता है। तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, तो अगर अच्छा लगा होगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं एक नए वीडियो में।